सभी को नमस्कार। कॉलेज शिक्षा विभाग राजस्थान द्वारा प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के ज्ञान सुधार कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। ज्ञान सुधार प्रतियोगी क्षमता विकास, मार्गदर्शन एवं मोटिवेशन कार्यक्रम है। आज से ज्ञान सुधार कार्यक्रम में ऑनलाइन सेशन प्रारंभ हो रहे हैं। अभी आपने फर्स्ट सेशन में सुना कॉलेज आयुक्त श्री संदेश नायक जी को। उन्होंने हमारे युवाओं को प्रेरित किया कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कैसे की जाए। यह सेशन सप्ताह में बुधवार व शनिवार को आयोजित किए जाएंगे। सफलता के मंत्र में आज हम बात करेंगे मोटिवेशन एवं सफलता की। आज के कार्यक्रम में हमारे मार्गदर्शक हैं श्री नवीन जैन। आप भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं और वर्तमान में राजस्थान सरकार में खाद्य एवं जनापूर्ति तथा आयोजना एवं सांख्यिकी विभाग के शासन सचिव हैं। आप मोटिवेशन, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, इंस्पिरेशन और मोरल बूस्टिंग जैसे विषयों में सिद्धहस्त वक्ता हैं। आप स्वयं भी युवाओं की प्रेरणा के लिए साप्ताहिक कार्यक्रम आयोजित करते हैं, जैसे शनिवार मोटिवेशन, एक्सप्लोजन पे चर्चा इत्यादि। मैं डॉक्टर ललिता यादव कॉलेज एजुकेशन से एक बार पुनः सर आपका साथियों का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। चर्चा करते हैं सर हमारे सवालों से। पहला सवाल मैं सर आपसे जानना चाहूंगी कि आपने सभी विभागों में एक ऊर्जा और मोटिवेशन से प्रेरित होकर कार्य किया है और नए नए कीर्तिमान बनाए हैं, चाहे वो कॉलेज एजुकेशन में ऑनलाइन एडमिशन हो या फिर एनएचएम में भ्रूण हत्या की रोकथाम के लिए युद्ध स्तर पर किए गए कार्य। सर हम आपसे यह जानना चाहते हैं कि आपने यह ऊर्जा और मोटिवेशन आपको कहाँ से मिलता है? जी, सबसे पहले तो ज्ञान सुधार कार्यक्रम को दोबारा शुरू करने के लिए मेरी तरफ से कॉलेज एजुकेशन की पूरी टीम को हार्दिक बधाई। और मैं मेरे साथी अधिकारी संदेश नायक के बारे में यही कहना चाहूँगा कि वो नित नए नवाचार करते हुए छात्रों के हित में जो कर रहे हैं, छात्र छात्राओं के हित में, और मैं समझता हूँ कि कॉलेजेस में दोबारा से सारी चीज़ें शुरू हो, उसके लिए जो ये उन्होंने शुरुआत की है, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बहुत सफल हो। उसके बाद आप लोगों ने मुझे यहाँ इनवाइट किया अपने आज प्रथम दिवस पर, इसके लिए भी मैं संदेश को और उसकी टीम को धन्यवाद करता हूँ। और आपका जो पहला सवाल है, मैं उसको ये समझ पाया हूँ कि आप ये जानना चाहते हैं कि जब हम गवर्नमेंट की सेवा में आ जाते हैं तो हमारी सेवा में तो चूंकि हमें हर साल 2 साल में नया डिपार्टमेंट ज्वाइन करना है, तो किस प्रकार से अपने मोटिवेशन को या अपनी ऊर्जा को बनाए रखते हुए काम करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि जो अखिल भारतीय सेवा है या सिविल सर्विसेज है, उनको बनाने के पीछे जो मेन मकसद है वो यही है कि एक इस प्रकार की सेवा होनी चाहिए जो कि डाइवर्सिफाइड फील्ड्स में जाके वर्सेटाइल तरीके से लोग उसमें काम कर सकें और उनको बहुत ज्यादा समय नहीं लगे डिपार्टमेंट को समझने में, और वो बहुत हायर लेवल से शुरुआत करते हैं, तो इसलिए उनको डिसीजन भी ऐसे लेने पड़ते हैं जिसके बड़े दूरगामी परिणाम होते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में ये हमारे जॉब की, हमारी सर्विस की एक एक्सपेक्टेशन भी है। और जो भी युवा आज हमसे जुड़े हुए हैं उनको भी मैं यही कहना चाहता हूँ कि डेफिनेटली हमारे देश को इसी चीज की जरूरत होती है जब वो सिविल सर्विस के थ्रू युवाओं को सेलेक्ट करते हैं, चाहे वो राजस्थान के पब्लिक सर्विस कमीशन की भर्तियां हों, चाहे वो यूपीएससी की सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की भर्तियां हों, चाहे वो रीट में टीचर को भरने के लिए हो या वो कॉलेज एजुकेशन में लेक्चरर्स के लिए हो। हमें जहां कहीं भी हमें काम करने का मौका मिले, हमारे डिपार्टमेंट बदलते रहते हैं, कॉलेज एजुकेशन में कॉलेजेस बदलते रहते हैं, अन्य जगहों पे जिले बदलते रहते हैं, और कई सेवाओं में जैसे आईआरएस है, रेवेन्यू सर्विस, कस्टम, वहां पर आपके राज्य भी बदल जाते हैं। आप कभी बॉम्बे काम करते हैं, आप कभी भुवनेश्वर में काम करते हैं, आप कभी बेंगलोर में काम करते हैं, और आप कभी गुवाहाटी में भी काम करते हैं। तो आपको देश के अलग अलग कोनों में भी जाके काम करना है। तो अपनी ऊर्जा को और अपनी मोटिवेशन को डेफिनेटली हमें बना के रखना होता है, और उसके लिए जरूरी है कि हमें ये याद रहे कि हम सर्विस में क्यों आए थे। हमें इस बात को भूलना नहीं है कि हमने क्या सोच के तैयारी की थी। ये बात नॉर्मली सर्विस मिलने के बाद, उसके संबंध में उसकी सुविधाएं मिलने के बाद हम भूल जाते हैं। और ऐसा भी होता है ललिता जी के, जैसे मान लीजिए कोई आदमी सेलेक्ट हुआ और वो किसी डिपार्टमेंट में ज्वाइन करता है, चाहे वो एक कॉलेज में ज्वाइन करे, चाहे वो एक जिले में ज्वाइन करे, चाहे वो एक डिपार्टमेंट में ज्वाइन करे, होता ये है कि उस डिपार्टमेंट के जो चैलेंजेस होते हैं उनके बारे में उसे जानकारी मिलती है, और उस विभाग, उस कॉलेज या उस पर्टिकुलर
जिले के बारे में जब जानकारी मिलती है तो कुछ चैलेंजेस का पता चलता है। और होता ये है कि चैलेंजेस का पता लगने पे साथ के साथ ये राय भी मिल जाती है कि ज्यादा सुधार की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि इसमें ज्यादा सफलता नहीं मिलेगी। कुछ लोग इस बात को जो है यूं का यूं ले लेते हैं दिल पे कि ठीक है यार, मुझे सलाह मिल गई है कि मुझे इसमें चेंजेस नहीं करने हैं, तो जो स्टेटस क्यो है उसको मेंटेन करने की एक बीमारी हम में लग जाती है। और कुछ लोग उस स्टेटस क्यो को मेंटेन नहीं करते, वो इनिशिएट करते हैं, उनको एक टीम मिल जाती है, वो एक टीम सेलेक्ट कर लेते हैं। हालांकि सरकार में टीम सेलेक्ट करने का भी ज्यादा प्रोविजन नहीं है, जो लोग अवेलेबल हैं हमें उन्हीं से काम लेना है। तो हमें टीम सेलेक्ट करनी आनी चाहिए, उस टीम को ट्रेन करिए। और सबसे बड़ी बात मैं ये कहूंगा कि जो आपकी टीम है, आपके विजन को टीम का विजन बनाना है। यानी कि जो विजन आपने देखा है विभाग के लिए, सुधार के लिए, नई चीज को करने के लिए, वो विजन पूरे डिपार्टमेंट का बन जाना चाहिए। ये तब होता है जब आप चीज को सरल कर दें, लोगों को ट्रेंड कर दें, आप अपना उद्देश्य क्लियर कर दें। कई बार हम क्लियरिटी नहीं करते टीम को, तो क्लियरिटी कंफ्यूजन में कभी नहीं रहनी चाहिए हमारी टीम जो है। तो अगर हमारी टीम को पता लग गया कि इनका ये उद्देश्य है, वो हमारे साथ जुड़ते जाएंगे। शुरू में कम लोग जुड़ेंगे, 10% 20% लोग जुड़ेंगे, लेकिन 20% लोग भी अगर आपने जोड़ लिया और थोड़ी सी भी सफलता अगर आपको मिल गई, तो शेष लोगों के अंदर भी एक नई झील पैदा हो जाएगी, वो भी आपसे जुड़ना शुरू कर देंगे। और उनको भी लगेगा कि ये अधिकारी तो डिपार्टमेंट में साल 2 साल रहेगा, लेकिन अंततः मुझे तो इस डिपार्टमेंट से रिटायर होना है, तो अगर इस विभाग में कोई भी अच्छा सुधार होता है तो मेरे लिए भी फायदा है। तो इस प्रकार से ऊर्जा और मोटिवेशन का लेवल बनाए रखना पड़ता है, लगातार टीम को ट्रेन रखना पड़ता है, और आपको कुछ रिस्क भी लेने पड़ते हैं। जैसे कि ऑनलाइन एडमिशन अगर सफल नहीं होता तो हम बहुत कीमती समय खराब कर चुके होते, और फिर हम पे ये बात आती कि इन लोगों ने ऑनलाइन एडमिशन के चक्कर में नॉर्मल एडमिशन भी लेट कर दिए। तो वो रिस्क लेने के लिए आपको तैयार रहना पड़ता है। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हम आज की डेट में कर सकते हैं, चाहे वो भ्रूण हत्या को रोकना हो, चाहे ऑनलाइन एडमिशन करना हो, या फिर मुझे रोडवेज में बसों को अच्छे से चलाना हो, या फिर फूड डिपार्टमेंट में गलत राशन लेने वाले पे निगाह रखनी हो। टेक्नोलॉजी का यूज करना भी आपको धीरे धीरे आना चाहिए, और टेक्नोलॉजी को सीखा जा सकता है। आईटी जरूरी नहीं कि मैं इंजीनियर हूं तो मैं आईटी का इस्तेमाल करूंगा, उसके लिए मेरे लॉजिक्स होने चाहिए। तो मेरा ये मानना है कि अगर ये सारी चीजें कर ली जाएं, विभाग को समझ के, अच्छी टीम बना के, टेक्नोलॉजी का यूज करके, तो विभाग में जब रिजल्ट आने लगते हैं तो वो चीज जारी हो जाती है, वो एक प्रोसेस बन जाता है, और किसी भी विभाग में सफलता हासिल की जा सकती है, ऐसा मेरा मानना है। जी सर, आपने ऊर्जा, मोटिवेशन, टीम वर्क, टेक्नोलॉजी पे बहुत ही अच्छी जानकारी दी। अब सर, मैं युवाओं की तरफ से आपसे एक अगला सवाल जानना चाहूंगी। आपने सिविल सर्विसेज एग्जाम पास करके आईएएस होने का गौरव हासिल किया है। आज के परिप्रेक्ष्य में हमारे युवा जिसमें रुचि रखते हैं, उन्हें अपना मोटिवेशन कैसे बनाना चाहिए? और सर, क्या जो नौकरी पेशा है वो भी इस लाइन में आ सकते हैं? बहुत अच्छा सवाल है। आई थिंक जो आज हमें सुन रहे हैं उनके लिए सबसे पहले दिमाग में यही बात आती है कि क्या मुझे भी सिविल सर्विस की तैयारी करनी चाहिए, क्या मुझे आरपीएससी की, आरएएस की तैयारी करनी चाहिए, क्या मुझे यूपीएससी के सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी करनी चाहिए। तो मैं इसमें एक ही बात कहूंगा कि ज्यादातर लोग जब इस पे सोच रहे होते हैं तो या तो वो किसी को देख रहे होते हैं कि मेरे दोस्त ने ये डिसीजन लिया है, मेरे घर में किसी ने ये डिसीजन लिया है, वो इसमें सफल हुआ या कम सफल हुआ, या उसे ये सर्विस मिल पाई, और उनको देखते हुए हम हमारे डिसीजन लेना शुरू कर देते हैं। इसमें कोई बुराई तो नहीं है, अगर हम किसी से प्रेरित हों इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बुराई तब हो जाती है जब हम ये सोचने लग जाते हैं कि किसी इंसान के फॉर्मूले को फॉलो किया जा सकता है। मुझे लगता है कि हम लोग कई बार मीडियम से घबरा जाते हैं। मैं हिंदी मीडियम हूँ, राजस्थान में मैंने देखा है कि ये बहुत बड़ा इश्यू है इंग्लिश, कि भाई क्या सर इसमें इंग्लिश भी है, क्या सर इसमें इंग्लिश के कितने मार्क्स रहते हैं। तो हमने मीडियम को बहुत सीरियसली लिया हुआ है राजस्थान में, पर्टिकुलरली मैं कहीं की भी बात करूं, चाहे वो बाड़मेर का बच्चा हो, चाहे वो डूंगरपुर का बच्चा हो, एक इंग्लिश को और इंग्लिश लैंग्वेज को और मीडियम को बहुत ज्यादा सीरियस लेने से कई लोग अपने कैरियर को उस ऊंचाई से नहीं देखते जिस ऊंचाई से वो देख सकते हैं। अदरवाइज उनका जो नॉर्मल मेंटल लेवल है वो बहुत अच्छा है। दूसरा, कई लोग ये समझ लेते हैं कि मैं गांव से हूँ, मैं कस्बे से हूँ, मैं शादीशुदा हूँ, मेरे तो बच्चा हो गया है, मैं तो 25 साल का हूँ, मैं तो 30 साल का हूँ, मैं तो 32 का हूँ, मैं नए लड़कों का मुकाबला कैसे करूंगा। इन सब चीजों से ऊपर उठना पड़ता है। तो मैं हमेशा अपना एग्जाम्पल दिया करता हूँ कि मेरा तो बीकॉम और कंपनी सेक्रेटरी और मास्टर ऑफ फाइनेंस करने के बाद कॉर्पोरेट सेक्टर में जाने का इरादा था। मेरी शादी हो गई थी, बच्ची हो गई थी, और मेरा तब तक भी कोई मन नहीं था कि मैं सिविल सर्विस में जाऊंगा। और तब मैंने मेरे किसी दोस्त के कहने से सोचा कि चलो यार, ये इतना मुझे कह रहे हैं तो एक बार ट्राई कर लेता हूँ। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि
जरूरी नहीं कि डेस्टिनी आपकी निर्धारित हो चुकी होती है, वो एंड कॉलेज के बाद भी चेंज हो सकती है, कैरियर का चुनाव करने के बाद भी चेंज हो सकती है, तो वो आपको देखना पड़ेगा। तो मेरा आप लोगों से ये मशवरा है कि आप किसी मीडियम का बहाना बना के, अपनी शादी, बच्चों का बहाना बना के, मैरिड लाइफ का बहाना बना के, या टाउन या विलेज से होने का बहाना मत बनाइए। सबसे बड़ी चीज है आपकी सोच। अगर आप अपने आप को सफल लोगों की लिस्ट में समझते हैं कि 15 लाख लोग यूपीएससी का फॉर्म भरेंगे और 750 लोग फाइनली सेलेक्ट होंगे, तो अगर अपने आप को 14,99,000 लोगों में देख रहे हैं, तो आप अभी तक साइकोलॉजिकली सेट नहीं हुए इसके लिए। तो सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि जो 750 लोग सेलेक्ट होंगे वो भी इसी दुनिया के हैं, हमारे आसपास के हैं, हमारे समाज के हैं, हमारे दोस्तों में से कोई हो सकते हैं, तो मैं भी इसमें सेलेक्ट हो सकता हूँ। लोग दोस्तों के साथ इतना समय खराब कर लेते हैं जब स्कूल और कॉलेजेस के अंदर होते हैं कि उनको बाद में रियलाइज होता है कि दोस्त के साथ में जब समय खराब कर रहा था, वो दोस्त दोस्ती तो निभा रहा था लेकिन अपने करियर के प्रति वो पूरी तरह से काम सही कर रहा था। ये बात हमें रियलाइज नहीं हो पाती। मैं एक छोटे से कहानी के थ्रू ये बात हमेशा बताया करता हूँ दोस्ती वाली, कि दो दोस्त जब एक जंगल में से जा रहे थे और उनके सामने अचानक शेर आ गया, तो एक दोस्त नीचे बैठ के अपने जूते के फीते बांधने लगा। तो जब वो जूते के फीते बांध रहा था तो दूसरा दोस्त क्या कहता है, तुझे लगता है कि तू इस शेर से तेज दौड़ पाएगा? तो वो नीचे बैठा हुआ दोस्त कहता है, मुझे शेर से तेज नहीं दौड़ना है, मुझे तुझसे तेज दौड़ना है। यानी कि वो जो शेर है वो है हमारे सामने के चैलेंजेस, और ऐसे में अगर मैं कंपटीशन में भाग लेता हूं तो मुझे केवल ये इंश्योर करना है कि मैं इतने हजार लोगों से आगे निकल जाऊं। तो ये जो शेर वाली कहानी है, इसको अगर आप अपनी जिंदगी पे लगाएंगे तो आप देखेंगे कि हम दोस्त हैं, हम साथ बैठ के पढ़ते हैं, मिलके तैयारी करते हैं, लेकिन अंततः हम कंपटीटर हैं। इसीलिए युवाओं को सबसे पहले तो ये देखना होगा कि वो पढ़ाई के प्रति कितने सीरियस हैं। दूसरा, मैं ये कहना चाहूंगा कि जो कॉलेज में पढ़ने वाले लड़के लड़कियां हैं, वो बहुत सारा समय, मैं कहूंगा कि जुलाई से लेके दिसंबर जनवरी तक का समय वो बिल्कुल फालतू की चीजों में खराब करते हैं। सीरियसली पढ़ते नहीं है जितने घंटे उनको पढ़ना चाहिए। सिलेबस को लोग इंटरेस्ट से नहीं पढ़ते हैं, पासबुक के थ्रू पढ़ने की कोशिश करते हैं। मैं ये कहा करता था जब मैं कॉलेज एजुकेशन में खुद भी था, मैं ये समझाया भी करता था और आज भी मैं बहुत सारे लेक्चर्स में कहता हूँ कि अगर हम हमारी 3 साल की ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन अगर हम कर रहे हैं, उन सालों के दौरान अपने सिलेबस को ठीक से पढ़ लेते, जो भी हमारे सब्जेक्ट थे, तो बाद में हमें कैप्सूल कोर्स और ये कोचिंग वगैरह की जरूरत नहीं पड़ती। क्या 3 साल की कमी 15 दिन का या 3 महीने का कोई कैप्सूल कोर्स पूरी कर सकता है? मुझे नहीं लगता। तो जहां पर हम रह जाते हैं ना, वो रीजन यही होता है कि हमने हमारे फाउंडेशन पे काम नहीं किया होता। कॉलेजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। हम +2 तक बच्चे पे इतना ध्यान देते हैं, इंडिया में पूरा ध्यान रखते हैं बच्चे का कि उसने स्कूल में क्या पढ़ा, कौन सी किताब पढ़ी, कहाँ ट्यूशन पढ़ी। लेकिन जैसे ही बच्चा हमारे यहाँ बीए बीकॉम बीएससी करने निकलता है, पूरा समाज या पूरा घर उसके प्रति थोड़ा सा लापरवाह होने लगता है और एक सिस्टम सा बन जाता है कि उसको समझाने की जब जरूरत है तब उसको नहीं समझाते हैं। तो एज ए रिजल्ट बच्चा जिस तरह से ग्रेजुएशन में पढ़ना चाहिए, सोशियोलॉजी क्या है ये नहीं पता है, लेकिन सोशियोलॉजी की थ्योरी का रट्टा मारा हुआ है क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगर आप इस तरह की तैयारी कर रहे हैं तो बाद में आप सोशियोलॉजी के साथ कोई भी एग्जाम में जस्टिफाई कर ही नहीं सकते। अगर मैं कॉमर्स का स्टूडेंट खुद भी रहा हूं, मैं कॉमर्स के स्टूडेंट को यही कहता हूं कि अगर आपको अकाउंटेंसी के बेसिक वो 3 रूल नहीं पता जो आपको +1 में पढ़ाए गए थे, तो आप बाद में बीकॉम में कंपनी अकाउंट्स, कॉस्ट अकाउंट कुछ भी पढ़ लीजिए, वो बेसिक जो अकाउंट्स के रूल है वो तो आपको +1 में पता लग गए थे, अगर आपने बाद में चलो जैसे भी उसको पढ़ा है, लेकिन वो इंपॉर्टेंट है। तो फाउंडेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। लोग उस फाउंडेशन को कोचिंग इंस्टीट्यूट के थ्रू शॉर्टकट में करने की कोशिश करते हैं, जो मेरे हिसाब से कामयाब नहीं हो सकता है। तो पासबुक कल्चर बहुत बुरा है। ये पासबुक कल्चर हमारे बच्चों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयार नहीं होने देता है, और बाद में यही पासबुक कल्चर उनको कोचिंग इंस्टीट्यूट के अंदर पहुंचा देता है। कोचिंग के बारे में अगर कोई जानना चाहता है तो मैं इतना कहूंगा, यदि आपके पास आर्थिक संसाधन है, आपको लगता है कि आप फाउंडेशन ठीक है आपकी, और आपको लगता है कि आपको एक डायरेक्शन चाहिए कि पढ़ने के लिए मुझे एक डायरेक्शन मिल जाएगी कि आज कोचिंग में ये पढ़ाया, मैं उसको घर आके पढ़ लूंगा, तब तो कोचिंग बहुत अच्छी है, लेकिन अनिवार्य नहीं है। और ना ही कोचिंग कोई श्योर शॉट गारंटी हो सकती है कि कोचिंग लेने वाले लोग सेलेक्ट होते ही होते हैं। आप उठा के देख लीजिए किसी भी एग्जाम को,
सेल्फ स्टडी से बढ़ के कुछ भी नहीं है अगर आप ठीक से फाउंडेशन अपना तैयार कर लेते हैं। तो मुझे पूरा विश्वास है कि अगर युवा इन सब बातों की तरफ ध्यान दें कि वो अपनी कॉलेजिंग को अच्छे से इंटरेस्ट से लेंगे, अपनी फाउंडेशन को मजबूत करेंगे, तो डेफिनेटली वो ये काम कर सकते हैं। नौकरी पेशा लोग, तो ललिता जी मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि नौकरी पेशा लोगों के लिए कोई बैन नहीं है, और मैक्सिमम लोग ऐसा करते हैं। आप इंडिया में उठा लीजिए, राजस्थान में उठा लीजिए, कि नौकरी पेशा लोग जिस नौकरी में होते हैं वो हमेशा उसके ऊपर जाने के लिए तैयारी करते रहते हैं। 3rd ग्रेड में सेलेक्ट होने के बाद 2nd ग्रेड या 1st ग्रेड की परीक्षा की तैयारी करते रहते हैं। अगर उन्होंने पीएचडी कर ली है तो वो कॉलेज लेक्चरर के लिए ट्राई करने की कोशिश करते हैं, यूजीसी, जीआरएफ और ये सारे एग्जाम देके वो सेलेक्ट होना चाहते हैं कि मैं ये सब कर लूं। उसके बाद कॉलेज में एजुकेशन में सेलेक्ट होने के बाद भी लोग आरएएस आईएएस वगैरह की तैयारी लगातार करते रहते हैं या और हायर सर्विस में जाना चाहते हैं। तो ये एक मेरे ख्याल से बड़ा ही नेचुरल है ह्यूमन बींग्स के लिए कि नौकरी पेशा लोग भी लगातार तैयारी करते हैं। मैं नौकरी पेशा लोगों को केवल 2 लाइनें बोलूंगा कि अगर आप नौकरी पेशा हैं और साथ साथ तैयारी कर रहे हैं तो आपको बस इतना ध्यान रखना है कि आपको एक बैलेंस मेंटेन करना है अपनी नौकरी में, क्योंकि आप परिवार भी पाल रहे होंगे, और अपनी पढ़ाई में। तो वो बैलेंस आपको स्टेब्लिश करना आना चाहिए, वरना आप पजल हो जाएंगे। और दूसरी बात मैं ये कहूंगा कि टाइम मैनेजमेंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि आपके सामने दिन के वही 24 घंटे हैं। जिस 24 घंटे में एक आदमी बिना नौकरी के, बिना परिवार के बर्डन के अपनी तैयारी कर रहा है, आप परिवार के साथ नौकरी के साथ तैयारी कर रहे हैं। लेकिन ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जहां पर नौकरी के साथ साथ तैयारी करने वाले लोगों ने बेहतरीन रैंक हासिल किए हैं, बेहतरीन सफलता हासिल की है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि नौकरी करने वाले लोग तैयारी करते हैं तो उनके पास परसेंटेज या मेरिट में आने के चांसेस कम हो जाते हैं। आई डोंट सी सच रीजंस। तो मेरे हिसाब से ये दोनों के लिए जरूरी है और दोनों ही ऐसा बराबरी में कर सकते हैं। जी सर, अक्सर देखा जाता है कि जब हम किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं तो नई नई समस्याएं हमारे सामने आने लगती हैं। हमें लगता है कि एग्जाम बहुत टफ है, इसका सिलेबस बहुत ज्यादा है, सामने वाला जो प्रतिद्वंदी है वो बहुत मजबूत है, पता नहीं मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। कहने का मतलब ये है कि सफलता से पहले ही एक निराशा हमें घेरने लग जाती है। तो आप हमारे युवाओं का मार्गदर्शन करें कि किसी भी एग्जाम को जब वो फेस करता है तो वो बहुत भ्रमित होता है, पता नहीं मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। सर, इस विषय में आप अपना मार्गदर्शन दें। देखिए, आपने बिल्कुल सही सवाल पूछा है और मुझे लगता है कि तैयारी करने वाले 100% लोगों के दिमाग में ये बातें आती हैं। और अगर आपके दिमाग में ये सारी बातें आती हैं तो ये पहला टेस्ट हो गया कि आप बिल्कुल नॉर्मल इंसान हैं। मैं कहता हूं कि ये एक नॉर्मल इंसान होने की पहली निशानी है कि आपने किसी एग्जाम की तैयारी की और आपके दिमाग में ये नेगेटिविटी आ रही है कि सिलेबस बहुत ज्यादा है, सिलेबस बहुत टफ है, सामने वाले मुझसे मजबूत हैं, मैं उनका मुकाबला कैसे करूंगा। ये तो 4 साल से तैयारी कर रहा है, मैं तो अचानक तैयारी करने लगा हूँ। और फिर वही बात, मैं गांव से हूँ, मैं हिंदी मीडियम से हूँ, मैं तो राजस्थान बोर्ड से हूँ। कई लोग तो बोर्ड को भी आधार बना लेते हैं, तो मैं भी हरियाणा बोर्ड से था। सीबीएसई बोर्ड वालों के मुकाबले हम लोगों को कम मार्क्स मिलते हैं। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि अगर वो कॉमर्स में टॉप में उनके 99 आते हैं और हमारे स्टेट बोर्ड में टॉप होने पे भी 80 आते हैं और ये 19% का गैप हम में आ जाता है तो हम कोई उनसे कम है। सिर्फ वो एक चेकिंग या मार्किंग का एक परिणाम होता है। तो मैं आप सबसे यही कहना चाहता हूं कि ऐसी नेगेटिविटी आना बहुत ही नेचुरल है, लेकिन इस नेगेटिविटी का मुकाबला करना वो आपके अंदर होना चाहिए। तो भगवान ने हमें बहुत सारी नेचुरल ऐसी फीचर्स दी हैं, हमारे अंदर भगवान ने मेंटली इतनी स्ट्रेंथ भरी है कि हम इस नेगेटिविटी का मुकाबला कर सकें। मैं आप लोगों को एक छोटी सी बात कहूंगा, आप उसको ध्यान से सुनिएगा, और जब भी आपके अंदर नेगेटिविटी आने लगे आप इस बात को याद कर सकते हैं। आप में से बहुत सारे लोगों की एज 18-19 साल होगी जो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में होते हैं, और जो पोस्ट ग्रेजुएट होंगे या तैयारी कर रहे होंगे उनकी उम्र तकरीबन 23-24 साल तक हो सकती है। तो मान लीजिए 18 साल से 23 साल के लोग आप मेरे सामने बैठे हैं जो तैयारी के बारे में सोच रहे हैं। आप लोगों का संघर्ष, किसी का संघर्ष 5 साल का बचा हुआ है, वो पहले ग्रेजुएशन करेगा, पोस्ट ग्रेजुएशन करेगा, फिर 1-2 साल तैयारी करेगा। और एक इंसान मेरे सामने ऐसा भी बैठा होगा जो हमें सुन रहा है कि जिसने एक अटेम्प्ट या 2 अटेम्प्ट वो दे चुका है। तो यानी कि किसी का संघर्ष 1-2 साल का और बचा हुआ है, जो अभी अटेम्प्ट दे रहा है उसका 2 साल का संघर्ष है मान लीजिए, और जो बिल्कुल अभी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में है उसका 5 साल का संघर्ष है। कुल मिला के एवरेज हम लोगों को 1 से 2 से 5 साल तक का संघर्ष करना है। लोग इतना भी नहीं कर पाते हैं कि अगर मेरा 1-2 से 5 साल का संघर्ष होता है तो इस संघर्ष का परिणाम मुझे क्या मिलने वाला है। इंसान इंडिया में मान लीजिए 72-73 साल एवरेज जीता है, एवरेज कह रहा हूं मैं, कोई 90 साल भी जीता है, कोई 50 भी नहीं पूरे करेगा, बट
70 ईयर हम मान लेते हैं कि एवरेज एज है लिविंग की। तो आप एक बात सोचिए, अगर आप 25 से 26 साल 27 साल में सफल हो जाते हैं तो कितने साल की जिंदगी में फर्क पड़ने वाला है पॉजिटिव। 43 ईयर, आपने सोचा इस बात को? यानी कि अगर आप 22 साल की सर्विस में सेलेक्ट हो गए जो 17-18 साल के, तो 50 साल, यानी कि 45 से 50 साल की जिंदगी आपकी कैसी होने वाली है, आपके नाम के साथ क्या लगने वाला है, आपके परिवार के लोग क्या कहेंगे कि हमारा लड़का या हमारी लड़की क्या है, कॉलेज के अंदर लेक्चरर है वो, या वो सिंपल बीए बीकॉम है, वो क्या कहेंगे, वो इस बात पे डिपेंड करता है कि आपने उन 2-3 साल में क्या मेहनत की है। तो हम इतना भी अगर रियलाइज करना शुरू कर दें कि मेरी 2-3 साल की मेहनत से मेरी जिंदगी के आने वाले 40 से 45 से 50 साल में जबरदस्त इंप्रूवमेंट आ सकता है, उससे आपकी मैरिड लाइफ के बाद आपके बच्चों के खुद के जीवन पे इसका फर्क पड़ता है, क्योंकि आप एक सेफ, कंफर्टेबल, सम्मानीय जॉब में है। तो जब आप तैयारी करते समय इस बात को ध्यान में रखेंगे, और मैंने जो कहा है वो प्रैक्टिकल बात कही है, मैंने कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बात नहीं कही है, मैंने वो बात कही है जो दुनिया में है, लेकिन इस पॉइंट ऑफ व्यू से समझाना हम लोग नॉर्मली करते नहीं। होता ये है कि हमें हमारे परिवारों में ऐसे कजन्स या ऐसे मामा, ऐसे चाचा, ऐसे अंकल, ऐसे आंटी मिल जाते हैं जो हमें डिस्करेज करने का काम कई बार ज्यादा करते हैं। ये इम्पॉसिबल है, इसमें हाथ मत डालो, तुम तो टीचर की तैयारी कर लो, तुम आरएएस में क्यों कर रहे हो, तुम आईएएस में दिमाग मत लगाओ, वहां पे थोड़ी सिलेक्शन होगा। तो ये जो डिस्करेज करने वाले लोग हैं, ये उसकी पोटेंशियल को बाहर नहीं आने देते। मैं मानता हूँ कि इंसान को सपने जो है वो अपनी पोटेंशियल के हिसाब से देखने चाहिए, लेकिन इसका अर्थ ये तो नहीं हो सकता ना कि आप सपने देखें ही नहीं। और ये चीज बहुत जरूरी है कि हम लोग ये याद रखें कि ये बड़ा नेचुरल है, ये हर सफल आदमी के साथ हुआ था कि जब उसने भी तैयारी शुरू की थी तो उसके सामने भी ये सारी नेगेटिविटी आई थी, लेकिन धीरे धीरे उसका कॉन्फिडेंस बिल्ट होता गया, उसने इन सारी नेगेटिविटी पे कंट्रोल कर लिया और अंततः वो भी सफल हुआ। और अब आपकी बारी है सफल होने की, लेकिन बार बार अपने आप को ये याद दिलाइए कि मुझे एक्सेप्टेड, मुझे सेलेक्टेड लोगों की कैटेगरी में आना है, मैं अपने आप को रिजेक्टेड लोगों की कैटेगरी में नहीं रखूंगा। और मैं एक प्लान बी भी तैयार रखूंगा, और वो प्लान बी है जो आपने करियर के लिए जो भी अपनी तैयारी कर रखी है, तो कोई चिंता की बात नहीं है। कई बार जिंदगी में प्लान ए काम करेगा, कई बार प्लान बी काम करेगा, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग सफल होंगे। और इतने बड़े सिविल सर्विस एग्जाम या किसी भी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी जब आप कर रहे होते हैं, तो एक मिनिमम बेस तो आपका बन ही जाता है जो आपके काम आता है। तो मेरे हिसाब से इस प्रकार से अपने आप को समझाते हुए कॉन्फिडेंस के साथ और डिस्करेज करने वाले लोगों से दूरी बना के आप सफल हो सकते हैं। मैं हमारे युवा साथियों और दर्शकों से कहना चाहूंगी कि आप हमारे साथ ज्ञान सुधा कार्यक्रम में जुड़े रहिए, क्योंकि प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी हम आने वाले सत्रों में आने वाले सत्र आयोजित करवाएंगे। सर, हमारे कई युवा साथियों का सपना होता है कि वो आरएएस और आईएएस के एग्जाम दें और उनमें सफलता प्राप्त करें, किंतु आर्थिक संसाधनों के अभाव के कारण उनके ये सपने पूरे नहीं हो पाते हैं। कई बार ये भी देखा जाता है कि प्रथम प्रयास में यदि असफल हो जाते हैं तो वो डिमोरलाइज हो जाते हैं। तो सर, इसमें भी आप हमारे युवाओं को थोड़ा मार्गदर्शन दें। बिल्कुल, आपका बिल्कुल सही है क्वेश्चन, क्योंकि पहले आपने पूछा कि तैयारी शुरू करें कि नहीं करें, फिर अब आपने पूछा है कि अगर कोई तैयारी शुरू कर ले और 1-2 अटेम्प्ट्स में रह गया है तो आगे वो अपने आप को कैसे मोटिवेट करे, और अगर आर्थिक संसाधन की कमी है तो किस प्रकार से इस काम को वो कर सकता है। देखिए, डेफिनेटली आरएएस और आईएएस की तैयारी करने के लिए जब लोग कैलकुलेशन करते हैं तो कुछ कॉस्ट तो रहती है, क्योंकि अगर आप किसी भी इंस्टीट्यूट की कोचिंग फीस देखेंगे वो बहुत हाई हो चुकी है। सब्जेक्ट के 50 से 60 हजार रुपए लग जाते हैं, पूरे कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स के 1.5 से 2 लाख 2.5 लाख तक चार्ज हो जाते हैं। फिर आप पढ़ने के लिए अपना शहर छोड़ के जाते हैं तो आपको रूम लेना पड़ता है, आपको खाना खाना है, आपको आना जाना करना पड़ेगा, तो डेफिनेटली 20-30 हजार रुपए आपके इन कामों में भी खर्च हो जाएंगे, तो साल के 1-2 लाख रुपए ये भी खर्च हो जाते हैं। और हर परिवार की ऐसी कंडीशन नहीं होती कि वो 4-5 लाख रुपए निकाल सके अपने बच्चे के लिए जो इसकी तैयारी कराएगा। तो क्वेश्चन बिल्कुल परफेक्ट है, लेकिन मैं यहाँ पर ये याद दिलाना चाहता हूँ कि ये खर्चा तब है जब आप सिलेबस को देख नहीं रहे हैं, आप अपनी पोटेंशियल का सिलेबस के साथ कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं, और सबसे बड़ी बात ये है कि आप सेल्फ स्टडी के बारे में बात ही नहीं कर रहे हैं। मैं एक बात पूछना चाहता हूं कि सन 2000 से पहले आप देख लीजिए कितनी कोचिंग हुआ करती थी, किसी भी चीज की उठा के देख लीजिए। मैं मानता हूं कि आईएएस की कोचिंग तो 70 से शुरू हो गई थी, आईआईटी की भी कोचिंग किसी ना किसी रूप में चलती रहती थी, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ था कि 2-2 लाख बच्चे किसी एग्जाम की तैयारी के लिए कोटा जैसे शहर में रहे।
तो कुल मिला के कोचिंग एक ऐसी चीज हुई कि एक ट्रेंड शुरू हो गया और हर माँ बाप को लगने लगा कि ये मेरे लिए जरूरी है, मेरे बच्चे के लिए जरूरी है। तो कृपया करके मैं इस बात को रिपीट करूंगा कि अगर आपने सिलेबस को देखा कि भाई आईएएस का या आरएएस का ये सिलेबस है और एनसीईआरटी की किताबें या जो भी रेफरेंस बुक्स हैं वो सेकंड हैंड भी मिल जाती हैं। आप आज तलाश करेंगे तो आपको शहर में बहुत सारी ऐसी शॉप्स मिलेंगी जहां पर ये दुकानें पे ये सेकंड हैंड किताबें अवेलेबल रहती हैं। और इतिहास की किताबों में या ज्योग्राफी की किताबों में कोई ज्यादा चेंजेस आ नहीं सकते। एक करंट अफेयर एक ऐसी चीज होती है जो बदलते हैं, क्योंकि करंट अफेयर हर रोज एक नई घटना हो रही है। बट ज्यादातर चीजें आप देखेंगे कि उन्हीं किताबों से पढ़ी जा सकती हैं। उनके नए एडिशंस उतने जरूरी नहीं है, एक्सेप्ट कि सिलेबस में कोई चेंज आ गया हो। आप इंटरनेट पे बहुत सारे फ्री रिसोर्सेज हैं जिनका फायदा उठा सकते हैं। बहुत सारे लेक्चर्स अवेलेबल हैं जिनको आप सुन सकते हैं यूट्यूब पे। सेकेंड हैंड बुक और इंटरनेट रिसोर्सेज के अलावा बहुत सारी लाइब्रेरी है। आपके कॉलेज की लाइब्रेरी, यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी, इसके अलावा कुछ प्राइवेट लाइब्रेरीज हैं जिनके सब्सक्रिप्शन रेट बहुत ज्यादा नहीं है और उनमें काफी संख्या में लोगों ने किताबें रखी हुई हैं। कुछ लोगों ने चैरिटेबल लाइब्रेरीज में भी काम किया है। आप पता करिए कि आपके आसपास कहाँ पर बुक्स अवेलेबल हैं, कहाँ पर लाइब्रेरी अवेलेबल है जहां पर बैठकर आप बड़े आराम से पढ़ सकते हैं। यदि आप अपने शहर, अपने टाउन, अपने कस्बे में रह के ही पढ़ते हैं तो कोई बहुत बड़ा नुकसान आप नहीं उठा रहे हैं, क्योंकि बाद में ये असेस करने के लिए कि मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ, आप कोई क्रैश कोर्स या कैप्सूल कोर्स अटेंड करने के लिए आ सकते हैं जो इतना महंगा नहीं होता। अगर आप साल 2 साल ट्रेनिंग या कोचिंग लेते हैं तो वो तो नेचुरली लाखों में चली जाती है। तो ये आपको तय करना है कि मैं सेल्फ स्टडी मोड में खुद नोट्स बना के पढ़ना चाहूंगा। और एक बात मैं आपको और बता दूं, अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट जो दिल्ली के हैं उनके क्लास नोट्स आज फ्लिपकार्ट पे, अमेजन पे अवेलेबल है। आप दिल्ली में मुखर्जी नगर या साउथ दिल्ली में जेएनयू के आसपास की दुकानों पे जाएंगे तो आपको क्लास नोट्स मिल जाते हैं जो कि सेल हो रहे हैं। और चूंकि वो इतने सालों से सेल हो रहे हैं तो डेफिनेटली उनका कोई रेगुलेटरी सिस्टम होगा तभी वो सेल हो रहे हैं। और अगर वो इंटरनेट पे बिक रहे हैं, ई कॉमर्स की साइट पे, तो डेफिनेटली वो कहीं ना कहीं से रेगुलेट होते होंगे तभी बिक रहे हैं। तो अगर मैं कोई क्लास अटेंड नहीं कर पा रहा हूँ किसी सब्जेक्ट की और मुझे 3,000 रुपए में उसके क्लास नोट पूरे बाउंड हालत में मिल रहे हैं, पूरे जिल्द लगा के, तो मुझे वो ले लेने चाहिए। तो आप अगर ये देखेंगे तो 30 से 35 हजार रुपए में भी शायद मैं अपने घर बैठ के ये सारी तैयारी कर सकता हूँ। और एक सीधी सी बात यह है, जिन लोगों ने सफलता प्राप्त की है उन्होंने डेजर्ट के अंदर या ट्राइबल इलाके में हिल्स में बैठकर भी अच्छी तैयारी करके अपने मुकाम हासिल किए हैं। हमारी सर्विस में बहुत सारे आईएएस और आईपीएस ऑफिसर ऐसे हैं जिन्होंने कोई कोचिंग अटेंड नहीं की, जिन्होंने अपने घर बार से जाके कुछ नहीं किया, केवल वो एग्जाम देने के लिए शहर तक गए थे जहां उनका सेंटर आया था। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आर्थिक रूप से संपन्नता कोई कंडीशन नहीं है, कोचिंग लेना कोई कंडीशन नहीं है। फिर आपने मेरे से पूछा कि अटेम्प्ट्स के बारे में, तो आईएएस में या आरएएस में असफलता तो मिलेगी एक बार, क्योंकि सीटें बहुत कम है और अपीयर होने वाले लोग बहुत ज्यादा हैं। अनलेस कि आप बहुत लक्की हैं तो आपका पहले अटेम्प्ट में सिलेक्शन हो जाएगा। तो आप ये देखिए कि इसमें ये तो बुरा लगता है कि अगर आपने प्रीलिम पास किया, प्रारंभिक परीक्षा, मेंस पास किया, इंटरव्यू दिया और फाइनल में आपका नंबर नहीं आया, तो आपको लाइन में तो वहीं से लगना है, यानी कि जीरो से लाइन में लगना पड़ता है। लेकिन आप जीरो नहीं है, अगले साल आप अपने आप को जीरो मत मानिए, क्योंकि आपके पास वो एक्सपीरियंस आ चुका है जो लाखों लड़कों के पास नहीं है इस साल, क्योंकि वो पहली बार अपीयर हो रहे हैं। उन्होंने कभी प्रीलिम क्लियर नहीं किया, उनमें से बहुत सारों ने कभी मेंस तो क्लियर करने की सोची भी नहीं। तो आप उनसे बहुत आगे हैं, लाखों लोगों से आप बेहतर हैं। दोबारा लाइन में लगना पड़ता है, क्योंकि पहले साल वालों को अगर बेनिफिट मिलता तो शायद आपको भी बेनिफिट नहीं मिलता, क्योंकि आपसे पहले वाले बेनिफिट ले जाते। तो एक फेयर सिस्टम तो कंपटीशन का बनाना ही पड़ता है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप अपनी असफलता को अपनी सफलता की सीढ़ी बना लेंगे। ये सिर्फ कहने सुनने के लिए कोटेशंस नहीं है, ऐसा होता है। अगर आप 1-2 बार असफल हुए हैं तो आप अपनी कमी का पता लगाइए, अपनी मार्कशीट को देखिए, अपनी रणनीति में बदलाव करिए और अगली बार उस कमजोरी पे ज्यादा इन्वेस्टमेंट करिए, टाइम का और एफर्ट्स का। आप देखेंगे कि आप बिल्कुल फ्लाइंग कलर्स के साथ सक्सेसफुल हो जाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। जी सर, हमारा यह कार्यक्रम युवाओं में प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के लिए है और आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ में बहुत सारे युवा जुड़े हैं। उनमें से शीला मीना ने सर एक बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है कि मैंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी, अब मैं वापस से अपनी पढ़ाई शुरू करती हूँ, तो आप मेरा मार्गदर्शन करें। देखिए, पढ़ाई आपने छोड़ दी थी वो नेचुरली आपके फैमिली सर्कमस्टेंसेस की वजह से अगर आपने छोड़ दी थी और अब आप दोबारा शुरू कर रहे हैं तो ये बहुत अच्छा समाचार है। मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही प्रेरणास्पद बात है।
और अगर आपको लगता है कि पढ़ाई में आपका इंटरेस्ट नहीं था, तो ये चैलेंज फिर आ जाएगा आपके सामने कि अगर पढ़ाई में रुचि नहीं थी तो आप रुचि कैसे डेवलप करेंगे। लेकिन अगर आपने इस बार डिसाइड कर लिया है कि मैं पूरी तरह से, पूरी तन्मयता से पढ़ूंगी, पूरा जोर लगा दूंगी, और पढ़ने के बाद आपने कोई आगे का टारगेट भी सोचा होगा, तो डेफिनेटली आप अचीव कर सकते हैं। याद रखिए, अगर आप पढ़ाई से जल्दी नाता तोड़ देते हैं, +2 के बाद, फर्स्ट ईयर के बाद, सेकंड ईयर के बाद, या ग्रेजुएशन के बाद ही नाता तोड़ के बैठ जाते हैं और आगे कोई तैयारी नहीं करते हैं, तो फिर इंडियन सिस्टम में तो आपको पता ही है, आपके लिए ग्रोथ के चांसेस रुक जाते हैं। आप जब तक एजुकेशन के साथ रहते हैं, तब तक आपका परिवार भी आपको समहाउ सपोर्ट कर देता है, और अगर आप अपनी पढ़ाई में थोड़ा अच्छा भी करते हैं, तो वो सपोर्ट भी बढ़ जाता है और सपोर्ट देने की अवधि भी बढ़ जाती है। तो मैं शिखा को यही कहना चाहूंगा कि शिखा, आपको ये याद रखना चाहिए कि आपको अपना एक टारगेट डिसाइड करना है, पढ़ाई के साथ साथ आपको एक्स्ट्रा भी पढ़ना है, और जो टारगेट आपने अपने लिए सोचा है उस तक आपको पहुंचना है। क्योंकि गांव कस्बों में हिंदी मीडियम या राजस्थान बोर्ड के साथ पढ़े हुए हजारों लड़के लड़कियों ने भारी सफलता हासिल की है। आपको भी सफलता जरूर मिलेगी, लेकिन बस पीछे नहीं हटना है। थोड़ी सी समस्या आए तो उसको बर्दाश्त कर लेना है। सर, कोमल वर्मा जानना चाह रही हैं कि आईएएस एग्जाम के इंटरव्यू की तैयारी कैसे की जाए। ओके, अभी आईएएस के एग्जाम दोबारा हो रहे हैं, सॉरी, इंटरव्यू दोबारा हो रहे हैं, क्योंकि कोविड की सेकंड वेव के कारण अप्रैल में जो इंटरव्यू होने थे वो रुक गए थे, और अब जुलाई से दोबारा डेट्स आई हैं, मुझे ध्यान है। तो मैं कोमल को यही कहना चाहूंगा कि कोमल, अगर आपने प्रीलिम और मेंस की तैयारी की है, क्योंकि डेफिनेटली आपने सीधा इंटरव्यू का सवाल पूछा है, तो मैं अज्यूम करके चलूंगा कि आपको प्रारंभिक परीक्षा और मेंस का अनुभव है, तो मान के चलिए कि उन्होंने आपकी जनरल नॉलेज तो बहुत चेक कर ली है, उन्होंने आपकी स्टोर्ड बुकिश नॉलेज तो काफी चेक कर ली है कि भाई इनको काफी आता है। ऑब्जेक्टिव भी चेक कर लिया आपके प्रारंभिक परीक्षा में, और सब्जेक्टिव नॉलेज भी चेक कर ली उन्होंने मेंस में। अब इंटरव्यू में तो वो जो चीज चेक करना चाहते हैं, वो ये देखना चाहते हैं कि आप कितने अवेयर हैं। जो प्रेजेंटली हमारे देश में हो रहा है, विश्व में हो रहा है, आपको पता होना चाहिए। आईएएस के इंटरव्यू में ये हमारी एक्सपेक्टेशन हमसे रखी जाती है कि आपको ये पता होगा कि विभिन्न देशों में क्या हो रहा है। क्योंकि इस समय सबसे बड़ी न्यूज कोरोना है, तो कोरोना से रिलेटेड सारी चीजें डेफिनेटली बहुत जरूरी है आपको पता हो। आपको जो हमारे विश्व की मुख्य समस्याएं हैं, चाहे वो हमारे देश के चाइना के साथ रिलेशंस हों, चाहे वो आज के समय में अमेरिकी राष्ट्रपति की रशिया के राष्ट्रपति के साथ होने वाली बातचीत हो, चाहे वो विभिन्न ग्रुप्स जो काम कर रहे हैं उनके संबंध में बात हो, चाहे वो इजराइल और वहां के आसपास के एरिया में होने वाली टेंशन की बात हो, आप अवेयर होने चाहिए। और अवेयर होने के साथ साथ उन सारे मुद्दों के संबंध में आपकी एक राय होनी चाहिए। वो ये चाहते हैं कि जो ऑफिसर्स आने वाले समय में हम सेलेक्ट करेंगे, उनको फैक्चुअल चीज के अलावा अपनी एक राय बनाना आना चाहिए, और वो राय कोई किताब नहीं दे सकती, कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं दे सकता। तो कई बार लोग एक इंटरव्यू की भी कोचिंग लेने जाते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, लेकिन इंटरव्यू बोर्ड वाले ये कह देते हैं कि क्या बात, आज सारे लोग यही आंसर कर रहे हैं। तो ओरिजिनल आंसर आपका होना चाहिए कि आप क्या सोचते हैं इस इश्यू के बारे में। और वैसे भी जब हम इतने मैच्योर हो चुके हैं, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन कर चुके होते हैं, 23-24 साल की उम्र में इस परीक्षा को दे रहे होते हैं, तो नेचुरली हमारी मुद्दों के फैक्ट्स को देखकर राय बनाने की तो अब पोटेंशियल आई चुकी है। तो आप जो है करंट अफेयर्स के ऊपर अपनी राय बनाएं। इसके लिए द हिंदू अखबार, अगर आप इंग्लिश में कंफर्टेबल हैं, आप मैगजीन्स पढ़िए, बहुत सारी अच्छी अच्छी मैगजीन्स आती हैं। भारत सरकार की योजना आती है जिसमें नई योजनाओं के बारे में लिखा होता है। तो इस प्रकार से एक इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकली वीकली आती है, उसमें काफी चीजें कवर होती हैं। और अगर आप आउटलुक या इंडिया टुडे में से भी कोई मैगजीन पढ़ती हैं तो बहुत अच्छा है, क्योंकि उससे भी काफी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि इंटरव्यू में वो आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड चेक कर रहे हैं कि अगर आपको एक ट्रिकी क्वेश्चन दिया जाता है तो आपका दिमाग उस इंफॉर्मेशन को कैसे प्रोसेस करता है, आपकी सोच पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, आप हाइपोथेटिकल सोचती हैं या प्रैक्टिकल सोचती हैं। मैं इतना ही कह पाऊंगा, अदरवाइज ये बहुत बड़ा टॉपिक है इंटरव्यू की तैयारी का अपने आप में। तो अगर आप कोई इंटरव्यू दे रही हैं तो बेस्ट ऑफ लक। सफलता की मंत्र दे। आज हमारे साथ जुड़े हैं श्री नवीन जैन सर। हम दर्शकों से कहना चाहते हैं कि हम हर बुधवार व शनिवार को विभिन्न टॉपिक पर लाइव सेशन लेके आएंगे। आप हमारे ज्ञान सुधा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। तो कोरोना काल के दौरान, ये जो पेंडेमिक हम लोग फेस कर रहे हैं सभी, कोरोना काल के दौरान छात्र छात्राओं, अपने भविष्य को संवारने वाले हमारे युवा, उनके परिजन, आम आदमी जी
सभी में नेगेटिविटी हावी हो गई है। इस नेगेटिविटी को दूर करने के लिए सर आप कोई 3 टिप्स बताएं। उन 3 टिप्स के माध्यम से सर सभी लोग अपने जीवन की जो उम्मीदों की उनकी जी, कोरोना काल में बहुत नेचुरल था कि ये एक अपने आप में अभूतपूर्व संकट था और इस तरह का संकट हमने कभी अपनी जिंदगी में इमेजिन नहीं किया था। आप पूछ लीजिए 99% लोगों ने कभी इमेजिन नहीं किया था। ये तो लगता था कि दुनिया में इस तरह का संकट कभी आने वाले समय में जरूर आएगा, लेकिन अचानक से 2020 में आएगा ये हमने नहीं सोचा था। तो आपने देखा होगा कि 1.25 साल के दौरान हम काफी लोगों से बिछड़ गए हैं, काफी लोगों को काफी तरह का लॉस हुआ है, युवाओं के अंदर एक निराशा की लहर आई है क्योंकि उनका करियर थोड़ा सा चैलेंज हो गया है। कई लोग नया स्टार्टअप शुरू करने वाले थे, उनकी नौकरी लगने वाली थी, कई लोगों के इंटरव्यू होने वाले थे। तो निराशा सबके घरों में पहुंच गई है, सबके दिलों में घर कर चुकी है। तो मैं ऐसे समय में एक ही बात कहूंगा, इस निराशा से कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। सबसे पहले बिलीव करिए अपने अंदर कि आप जब दोबारा वक्त सही आएगा, आप उसी पोटेंशियल के साथ फिर से काम कर पाएंगे। बिलीव मी इट वर्क्स, यानी कि जो फेथ है उसको रखिए, वो फेथ रखिए सिस्टम में, अपने भगवान में, अपने अंदर, अपनी पोटेंशियल में, अपने जो आपने पढ़ा है आज तक, जो सीखा है उसके अंदर फेथ रखना बहुत जरूरी है। हमारे राजस्थान की स्टोरी है कि एक आदमी रेगिस्तान में पानी की तलाश में भटक रहा था, मरने की स्थिति आ गई और अचानक से उसे रेगिस्तान के बीच में एक झोपड़ी दिखाई दी और वो झोपड़ी के अंदर जाता है तो एक पानी की बोतल भी उसको मिल गई और वो पानी की बोतल में से जैसे ही पानी पीने लगा, उस पानी की बोतल पे एक स्लिप लगी हुई थी, इस पानी को पीने की बजाय यहाँ एक पंप लगा है उसमें डालकर पानी निकालें। अब वो आदमी डर गया कि अगर मैं ये पानी पी गया होता तो वो पंप नहीं चला सकता था, लेकिन पंप की हालत देख के उसका मन नहीं किया कि इस जर्जर पंप में मैं ये पानी डालूं, क्योंकि उसको लगा कि अगर ये पानी पंप में डाल दिया और मैंने नहीं पिया तो मैं मर जाऊंगा। तो उसने फिर भी हिम्मत करके पंप में पानी डाला, तो थोड़ी देर में खूब सारा पानी आ गया। उसने खूब पिया, खूब नहाया, उस बोतल को दोबारा भर दिया और भरने के बाद उसने उस बोतल पे 4 वर्ड और लिखे, 4 शब्द और लिखे, विश्वास करिए ये सही है, यानी कि बिलीव मी इट वर्क्स इंग्लिश में लिखे होंगे उसने। यानी कि जिंदगी में इस तरह की इस कहानी की कंपैरिजन अपनी लाइफ से कर लीजिए कोरोना वाले से, कि ये चैलेंज अब सबके सामने है कि हमारे पास लिमिटेड रिसोर्स है। हम उस रिसोर्स को ए काम में लेंगे, बी काम में लें। हम ए में लेने लगते हैं तो बी में स्कोप बहुत है, तो आपको रिस्क लेके वो बी में उस काम को अगर आपने यूज किया तो आप देखेंगे कि ये बहुत अच्छा डिसीजन रहा और मैं ज्यादा पानी पा पाया, मैं ज्यादा सफलता पाया। लेकिन उसके लिए फेथ होना बहुत जरूरी है। और दूसरी बात मैं आपको कहना चाहूंगा, अगर आप अपने आप को रिलैक्स करना चाहते हैं तो हर आदमी को मैं ये राय दिया करता हूं अपने वेबिनार्स में भी, ये सोच लीजिए कि आप बिल्कुल तली में आ गए हैं, पाताल लोक की तली में आ गए हैं, रॉक बॉटम बोलते हैं जिसको, यानी कि अब आप इससे नीचे नहीं गिर पाएंगे लाइफ में, आपकी जिंदगी का सबसे निचला लेवल आ गया है। और फिर याद रखिए कि जब कोई आदमी सबसे निचले लेवल पे आ जाता है, जब कोई आदमी रॉक बॉटम में होता है, तो रॉक बॉटम में एक अच्छी बात ये होती है कि रॉक बॉटम से एक ही रास्ता जाता है, वो जाता है ऊपर की तरफ, यानी कि वहां से आप और नीचे नहीं जा सकते। अब आपकी जिंदगी में जो भी होगा वो केवल अच्छा ही होगा। यानी कि एक सेना के कमांडर को किसी सिपाही ने आके कहा कि दुश्मन की सेना ने हमें चारों तरफ से घेर लिया है, क्या करें? तो कमांडर ने कहा बहुत अच्छी खबर है, अब हम किसी भी दिशा में फायर कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हर नेगेटिव स्थिति को आप अपने फेवर में यूज कर सकते हैं यदि आप रॉक बॉटम से ऊपर की तरफ जंप कर सकते हैं। तो याद रखिए, जब जिंदगी में बहुत बुरा होने लगे तो इस मंत्र को याद रखना है कि रॉक बॉटम से हमेशा एक ही रास्ता खुलता है और वो है केवल ऊपर का। और हम अगर एफर्ट करेंगे तो जिंदगी में केवल पाने के लिए है, अब कुछ खोने के लिए नहीं है। और तीसरा टिप जो आपने कहा, मुझे लगता है कि स्टूडेंट्स को ये बताना बहुत जरूरी है कि जीवन एक सफेद कागज है। अब मान लीजिए एक सफेद, आपके कॉलेज की स्टोरी सुना रहा हूँ कि कॉलेज के एक प्रोफेसर ने अपने क्लास में जाके कहा कि एक टेस्ट है तुम्हारा, तो बच्चों ने सोचा कि कोई क्वेश्चन पेपर मिलेगा। कोई क्वेश्चन पेपर नहीं दिया, प्रोफेसर साहब ने एक कागज सबको बांट दिया खाली। अब वो कागज उन्होंने अपने हाथ में लेके वो देखने लगे डेस्क पे रख के, वो इतने बड़े A4 के पेपर पे एक पेन से एक डॉट लगी हुई थी, काले रंग की डॉट लगी हुई थी पेपर के बीच में। और प्रोफेसर ने कहा कि डिफाइन करो, बस इतना ही बोले वो। और आधे घंटे बाद बच्चों से उन्होंने पेपर कलेक्ट किए और क्लास में बैठ के पढ़ने लगे। बच्चों को भी इंटरेस्टिंग लगा कि यार देखो क्या रिजल्ट बताएंगे प्रोफेसर साहब। तो प्रोफेसर साहब ने जब बच्चों की शीट्स पढ़ी तो उनको बड़ा दुख हुआ कि बच्चों ने ये बताया था कि ये जो काला टीका है, जो बीच में छोटी सी बिंदी है काले रंग की, ये कितने मिलीमीटर की है।
ये कितने एंगल पे है, ये किस लेफ्ट से कितने सेंटीमीटर पे है, राइट से कितने सेंटीमीटर पे है। यानी कि उन्होंने केवल उस काले बिंदु को डिफाइन किया कि वो कितना काला है, जेट ब्लैक है या ब्लैक है। तो प्रोफेसर साहब ने खड़े होकर कहा कि देखो यार, जिंदगी के साथ भी हम ऐसा ही करते हैं कि हमारी जिंदगी A4 साइज का बड़ा पेपर है, लेकिन हम उसमें आने वाली बहुत सारी खुशियां, उसमें आने वाले बहुत सारे अच्छे पल, उसमें बहुत सारी मिलने वाली सक्सेस, छोटी छोटी खुशियां, उनको भूल जाते हैं। केवल थोड़ी सी कोई मुसीबत आ जाती है, उसको इतना ढोल पीट लेते हैं। तो आप लोगों ने इस काले बिंदु के बारे में तो लिखा, किसी ने ये कहा कि सर ये सफेद कागज है, इतना सारा सफेद कागज है, इतना व्हाइट है। तो ये जिंदगी के साथ भी होता है। तो मेरी तीसरी टिप ये है कि प्लीज लाइफ को एक सफेद कागज के रूप में अगर आप देखेंगे, डॉट के रूप में नहीं देखेंगे, तो आप अपनी सिचुएशन से जल्दी बाहर आ जाएंगे। यदि आप नेगेटिविटी के सहारे रहेंगे, ऐसा हो गया वैसा हो गया, तो भाई आप फिर वैसी स्थिति में कितने दिन रहना चाहते हैं। अगर आप इस स्थिति से बाहर निकलना चाहते हैं, तो सबसे पहला प्रयास जिसको करना है वो आप खुद हैं। बाकी लोग आपको डिस्करेज भी कर सकते हैं, एनकरेज भी कर सकते हैं, लेकिन कम से कम यार खुद को तो एनकरेज ही करो। अगर आप खुद भी डिस्करेज करोगे तो फिर आप कहाँ बाहर निकल पाओगे। तो मुझे लगता है मैं यही 3 बातें कहना चाहूंगा। विश्वास बनाए रखिए, रॉक बॉटम से केवल ऊपर की तरफ आ सकते हैं। और तीसरा, जीवन सफेद कागज है, काला बिंदु नहीं है। थोड़ा ऑब्जेक्टिविटी के साथ सोचने की कोशिश करिए। जी सर, आपसे बात हो और वैक्सीन 50 की चर्चा ना करें, ये ना काफी सा लगता है। इसलिए आज के संदर्भ में वैक्सीन 50 में से कोई एक कहानी आप संदेश के रूप में हमारे युवाओं को जरूर सुनाएं। मैंने ऑलरेडी जो 3-4 कहानियां बताई हैं, उनमें से कुछ कहानियां वैक्सीन 50 में थी। और वैक्सीन 50 मैं ये कहूंगा कि लास्ट ईयर जब मैं देख रहा था कि लोगों में निराशा है, तो मैंने एक प्रयास किया था। और मैं यही चाहता हूं कि सभी लोगों में आशा की किरणें पैदा हो, निराशा किसी काम की नहीं है। और आज के कम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से मुझे एक कहानी परफेक्ट लगती है उस किताब की, जो कम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से परफेक्ट रहेगी। मैं वो कहानी सुना देता हूँ, क्योंकि सब कहानियां उसमें बहुत छोटी छोटी हैं, 8-10 लाइन्स की है। तो ये शायद हमारा एक आज के सेशन का अंत करने के लिए भी बहुत अच्छी कहानी रहेगी। तो मैं सभी को ये संदेश देना चाहता हूँ कि जिंदगी में कोई भी काम पॉसिबल होने से पहले इम्पॉसिबल ही होता है। कोई भी काम सिद्ध होने से पहले मुश्किल ही होता है, प्रयास करने पड़ते हैं। तो एक बार एक राजा था, उसको अपने राज्य में इंटेलिजेंट आदमी पसंद नहीं थे। अगर वो इंटेलिजेंट आदमी होता था तो वो उसको मरवा देता था। एक बार किसी इंटेलिजेंट आदमी को उसके सैनिक पकड़ के लाए, तो राजा ने कहा कि अच्छा ये भी इंटेलिजेंट है तो मार दो इसको। तो उस इंटेलिजेंट आदमी ने देखा कि यार ये तो बिना बात के जान जा रही है, तो उसने राजा को एक ऑफर दिया। उसने कहा राजा जी, एक ऑफर है। तो राजा ने कहा ऑफर तो बता दे, कोई बात नहीं। तो उसने कहा कि राजा जी, आपके पास एक घोड़ा है जो आपको बहुत प्रिय है, अगर मैं उस घोड़े को उड़ना सिखा दूं तो कैसा रहेगा। तो राजा ने कहा कि मुझे पता है तुम बहुत इंटेलिजेंट हो, लेकिन मैं इतना मूर्ख नहीं हूँ, कोई घोड़ा उड़ नहीं सकता, इसको मार दो। तो उस आदमी ने कहा कि आपको क्या लगता है कि मैं ऐसे झूठ बोल रहा हूँ? आप 1 साल के लिए मुझे घोड़ा दे के जेल में भेज दीजिए, मैं 1 साल में घोड़े को उड़ना सिखा दूंगा। अगर वो उड़ना सीख जाए तो मेरी जान बख्श देना, और आप दुनिया के एकमात्र राजा होंगे जिनके पास उड़ने वाला घोड़ा होगा। तो राजा ने कहा यार देखा जाए तो नुकसान तो कोई नहीं है। तो उसने कहा कि ठीक है, आप उस घोड़े को ले जाइए। तो वो व्यक्ति उस घोड़े को जेल में ले गया। जैसे वो जेल में पहुंचा, उसके साथियों ने कहा कि यार तिल तिल करके मरेगा तू 1 साल, एक साथ मर जाता तो ठीक है, अब तू 1 साल मौत का इंतजार करेगा, क्योंकि घोड़ा तो तुझे उड़ाना नहीं आता हमें। उस आदमी ने फिर जो जवाब दिया वो सुनने वाला है। उसने कहा दोस्तों 4 कारण है, मैंने 4 कारणों से राजा को ये ऑफर दिया है, सुनना चाहोगे? उन्होंने कहा सुनाओ। उन्होंने कहा कि हो सकता है नंबर 1, इस 1 साल में ये राजा मर जाए और नया राजा जो है वो दयालु हो। अच्छा, हो सकता है कि 1 साल में मेरी नेचुरल डेथ हो जाए तो मुझे दुख नहीं होगा। ओके। तीसरा, हो सकता है कि घोड़े की डेथ हो जाए तो मैं राजा को कह सकता हूँ कि मैंने तो सिखा दिया था, ये नेचुरली मर गया। तो 3 कारण तो कोई बड़ी बात नहीं थे सबके लिए असेस करना, कि नंबर 1 राजा की डेथ हो जाए, मेरी डेथ हो जाए, घोड़े की डेथ हो जाए। लेकिन चौथा कारण सुनना बहुत जरूरी है, जो इस कहानी की पंच लाइन है। तो उन्होंने कहा चौथा कारण क्या है? उसने कहा कि चौथा कारण है, हो सकता है कि मैं इस घोड़े को वाकई में उड़ना सिखा दूं। तो ये जो कॉन्फिडेंस है, घोड़े उड़ते हैं, घोड़े उड़ाए जाते हैं। हम में से बहुत सारे लोगों ने घोड़े उड़ाने के प्रयास किए हैं। किसी का घोड़ा 500 मीटर उड़ गया ऊपर, किसी का 50 मीटर उड़ा, और किसी का बस थोड़ा सा उड़ पाया, लेकिन घोड़े उड़ सकते हैं। तो मेरी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वालों को यही कहना है कि ऐसा ही सोचना पड़ता है कि मैं घोड़ा उड़ाने निकला हूँ। आप उड़ा सकते हैं, कोशिश करके देखिए।
बहुत लोगों ने उड़ाया है। प्रेरणा लीजिए उन घोड़े उड़ाने वालों से, और जब तक आप उड़ाने की कोशिश नहीं करेंगे तब तक आपको क्या पता कि घोड़े उड़ते हैं कि नहीं उड़ते हैं। तो मैं समझता हूँ कि कहानी का सार आपकी समझ में आ गया होगा कि इंसान है जो कुछ भी कर सकता है, भगवान ने उसे हर तरह से बख्शा है, बहुत सारी चीजों के साथ, बहुत सारे गुणों के साथ, बहुत सारी पोटेंशियल के साथ। मुझे पूरा विश्वास है कि आप में से बहुत सारे लोग अगर पूरे पॉजिटिव माइंड के साथ तैयारी करेंगे तो 100% सक्सेसफुल होंगे। जी दर्शकों, अब बारी है हमारे 5 सवालों की। सर, हमारे साथ जो युवा वर्ग जुड़ा हुआ है उन्होंने बहुत सारे आपसे सवाल पूछे हैं, जिनमें से कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन हम आपसे पूछना चाहेंगे। गौतम अच्छा, ये सर रैपिड पूछना फायर चाहते टाइप हैं, का हो गया, रैपिड फायर। सर शॉर्ट पे। अच्छा, ओके। गौतम सर पूछना चाहते हैं कि आईएएस एग्जाम की तैयारी के लिए 6th से 12th तक की एनसीईआरटी बुक्स को पढ़ना चाहिए? बिल्कुल पढ़ना चाहिए, बिल्कुल। आज से 20 साल पहले भी ये बात हमें किसी ने बोली थी, और आज 20 साल बाद भी मैं ये बात बोल रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरे बच्ची भी तैयारी करे, तो मैंने उसको भी यही कहा है कि सबसे पहले यही काम करो, और वो ले आई है। तो 6 से 10th की तो आपको साइंस भी लेनी है, जनरल साइंस, और 11th-12th की आपको सोशल स्टडीज यानी कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस भी लेनी है। तो ये आपका अच्छा बेस बना देंगी। ये बिल्कुल परफेक्ट बात है, बिल्कुल सिद्ध की हुई बात है। किसी भी टॉपर के इंटरव्यू में आप पढ़ लीजिए, एनसीईआरटी किसी ने मना नहीं की होंगी आज तक। और मैं भी आपको यही राय दूंगा, स्टार्ट विद एनसीईआरटी 6 to 12। सर, ऐसे ही फिरोज सोलंकी जानना चाह रहे हैं कि टाइम मैनेजमेंट कैसे करें? टाइम मैनेजमेंट पे हमारा जो इस बार का शनिवार मोटिवेशन वाला, आपने उसका नाम लिया है। हम लोग हर शनिवार 6 बजे यूट्यूब पे एक प्रोग्राम करते हैं, शनिवार मोटिवेशन वाला। आप सर्च कर सकते हैं, यही है, शनिवार मोटिवेशन वाला। हमारा इस बार का टॉपिक है टाइम मैनेजमेंट, बाई चांस। तो आप इस शनिवार शाम को 6 बजे वहां आएंगे तो मैं आपको लगभग 30 से 40 मिनट का सेशन होता है, वहां पे आपको डिटेल में बता दूंगा। बाकी टाइम मैनेजमेंट को सीखना इतना आसान नहीं है। इसके लिए मुझे आपसे पूछना पड़ेगा, आप 24 घंटे में क्या करते हैं, उसमें कौन कौन सी चीजें जरूरी है, अनिवार्य है, कौन सी चीजें गैर जरूरी है, कौन सी चीजें आप आराम से हटा सकते हैं, कौन सी चीजें हटाने में आपको कष्ट है। तो उस हिसाब से आपका चार्ट बनेगा कि कौन सी चीजें आप पहले हटाएंगे, कौन सी चीजें आप धीरे धीरे हटाएंगे। आप इंटरनेट को कितना टाइम देते हैं, इंटरनेट पे भी प्रोडक्टिव काम को कितना टाइम देते हैं, अनप्रोडक्टिव काम को कितना टाइम देते हैं। ये सारे असेसमेंट के बाद मैं टाइम मैनेजमेंट के बारे में आपको सही टिप दे सकता हूँ, जो हर इंसान के केस में अलग अलग होगी। सर, आज के कार्यक्रम के संदर्भ में एक बहुत ही अच्छा सवाल आया है कि सकारात्मक बनने के लिए हमें किन बातों से दूर रहना चाहिए? सकारात्मक रहने के लिए मैंने ये बात बीच में बोली भी है, सबसे पहले हमें दूर रहना है डिस्करेज करने वाले लोगों से। जो लोग हमें लगातार हतोत्साहित करते हैं, ऐसे लोग मेरे घर में, आपके घर में भी हो सकते हैं, आपके कुनबे में भी हो सकते हैं, आसपास के चाचा चाची, मामा मामी वगैरह, और आपके स्कूल कॉलेज या काम करने की जगह पे भी हो सकते हैं, या जहां पर आप जाते हैं वहां पे आसपास भी भटकते हुए मिल जाएंगे। तो कृपया करके ऐसे डिस्करेजिंग लोगों से दूर रहिए, क्योंकि ये लोग बड़े नकारात्मक विचार बनाने वाले होते हैं। कोई भी परिस्थिति को ये नकारात्मक रूप में प्रस्तुत करने के आदि ही नहीं, अभ्यस्त होते हैं। तो इनसे दूरी मेंटेन करना बहुत जरूरी है। दूसरा, आपको अगर दूरी बनानी है तो वो आप बनाइए नेगेटिविटी, अपने खुद के दिमाग की नेगेटिविटी से। लोगों को हर चीज के अंदर नेगेटिव देखने की आदत हो जाती है, यानी कि वो कोई भी सिचुएशन आती है तो तुरंत उसको इतना दिल पे ले लेते हैं कि वो सही सॉल्यूशन पे जाने की हिम्मत ही नहीं करते, और वो उस स्थिति को असेस ही नहीं करते हैं। तो इसीलिए अपने खुद के दिमाग की नेगेटिविटी को हटाना जरूरी है। उसके लिए जरूरी है कि आप जो है अपने दिमाग के अंदर पॉजिटिव बातों को रखें, यानी कि अपनी सोच को सही रखें, डिसीजन को सोच समझ के लें। अगर अचानक कोई मुसीबत आ गई है, थोड़ी देर आराम से कूलली सोच के आप देखेंगे, थोड़ी देर बाद आपको सिचुएशन अलग नजर आएगी। जितना बुरा परिणाम आपको पहले नजर आ रहा था 15 मिनट पहले, अब आपको लगेगा नहीं यार ये मैनेजेबल है। मैं एग्जांपल देता हूँ, कई बार हम लोग एग्जाम देने जाते थे, हम भी जाते हैं, आप भी जाते हो। तो जब कॉलेज का या आईएएस का या कोई भी एग्जाम आप देने जाते हो, पहली बार पेपर पढ़ के ऐसा लगता है कि शायद इसमें से कुछ भी नहीं आता। फिर आप दोबारा पेपर पढ़ते हैं तो आपको बहुत सारे सवाल दिखते हैं कि ये कुछ ठीक आते हैं, और अंत में आप पूरा पेपर करके आ जाते हैं, क्योंकि धीरे धीरे आपका दिमाग अपना काम करना शुरू कर देता है। तो मेरा ये मानना है कि ये बहुत ही सिंपल सी बात है। तो ये चीजें आप करके देखिए तो सकारात्मकता आपके अंदर आ जाएगी। जी मैम।
सर सुमन शेखावत कह रही है कि हम एग्जाम की तैयारी तो बहुत अच्छी करते हैं, लेकिन डेट पोस्टपोन होने के साथ साथ हमें असफलता ही हाथ लगती है। मैं सुन नहीं पाया, किस वजह से असफलता हाथ लगती है? सर सुमन शेखावत ये कह रही है कि हम एग्जाम की तैयारी तो बहुत अच्छी करते हैं, लेकिन एग्जाम की डेट पोस्टपोन हो जाती है और डेट पोस्टपोन होने के कारण हमें असफलता ही हाथ लगती है। जी, मैं एक सवाल पूछता हूँ, डेट पोस्टपोन होने से असफलता का क्या संबंध हो सकता है? मैं सोनल से ये पूछना चाहता हूँ कि जब एग्जाम पास में आने वाले हो रहे थे, जैसे अभी रीट मान लीजिए वो दे रही थी, और रीट में बिल्कुल 20 दिन बचे हुए थे, और 20 दिन पहले पता चला कि फलाने कांड से रीट जो है 25 को नहीं होगा, फिर होगा, या कोई और एग्जाम आप ले लीजिए। मैं दावे से कहता हूँ, ईमानदारी से पूछ के देखिएगा, जब आदमी के दिन एग्जाम देने के बीच में थोड़े बचते हैं, उनको अपनी तैयारी के बीच में ऐसा महसूस होने लगता है, काश अगर थोड़े दिन और होते तो मैं इस सब्जेक्ट में ये टॉपिक और अच्छे से तैयार कर लेता या कर लेती, मेरे ये वाले सब्जेक्ट में मुझे अब अच्छे नोट्स मिले हैं, मैं अब तैयारी थोड़ी अच्छी कर लेती, मेरे रिवीजन नहीं हुई है। इंसान की आदत होती है कि वो उसके साथ उसका मनचाहा भी हो जाए तो वो उसमें नेगेटिविटी ढूंढ लेता है, क्योंकि हमारी आदत नेगेटिविटी ढूंढने की ज्यादा होती है, पॉजिटिविटी ढूंढने की कम होती है। हमें लोगों में भी अच्छे गुण बहुत कम दिखते हैं, हमें लोगों की बुरी बातें बहुत अट्रैक्ट कर लेती हैं, और वो भी कई बार झूठी बातें अट्रैक्ट कर सकती हैं। तो ये सेम चीज होती है हमारे साथ। तो आपको जो एग्जाम का पोस्टपोन होना असफलता की सीढ़ी दिख रहा है, मैं तो कह रहा हूं कि वो इस बात का वो है कि जो तैयारी आपकी अभी कम हुई थी, अपनी रणनीति में बदलाव करके अपने उन टॉपिक्स को और अच्छा तैयार कर लीजिए, और आप नेचुरली आप सेलेक्ट हो जाएंगे। इसीलिए एग्जाम पोस्टपोन होने के कारण कोई असफल नहीं होता है। आपको पता है कि अब एग्जाम 2 महीने बाद होगा, 3 महीने बाद होगा, और कई बार कोर्ट्स की वजह से, स्टे की वजह से, या दूसरी कोई प्रशासनिक कारणों से एग्जाम पोस्टपोन होना, हम इसके लिए मेंटली प्रिपेयर होने चाहिए, हमारे दिमाग की कंडीशनिंग होनी चाहिए। ये भी एक टेस्ट है। अगर एंट्रेंस एग्जाम देते समय या कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम देते समय कोई इधर उधर ऐसी बात हो जाती है, और हमारा दिमाग उसके साथ एडजस्ट करके, उसके हिसाब से अपने आप को अडेप्ट करके अगर काम कर सकता है, तो ये मैं एक अच्छी काबिलियत मानता हूँ कि अचानक आपके साथ ऐसा होगा। मैंने एक मीटिंग की तैयारी कर ली, बहुत अच्छी तैयारी कर ली कि मेरी मीटिंग जो है चीफ मिनिस्टर साहब लेंगे या मेरे हायर ऑफिसर लेंगे, और मैं बहुत अच्छी तैयारी कर लेता हूँ, अचानक से फोन आता है कि ये मीटिंग आज नहीं होगी, तो मुझे अगर मैं निराश हो जाऊंगा तो वो बात है, लेकिन मैं ये भी सोच सकता हूँ कि मैं ये इन्फॉर्मेशन और अच्छे से तैयार कर लेता हूँ, और अब मैं कुछ स्लाइड्स और बना लेता हूँ ताकि मैं और अच्छा इंप्रेशन दे सकूं मेरे डिपार्टमेंट का। तो हमें किसी भी सिचुएशन को अपने पक्ष में बदलना आना चाहिए, चाहे वो कोई भी सिचुएशन। तो ये अगर आप करना शुरू कर देंगे तो ये आपके लिए एक एडेड एडवांटेज होगा, क्योंकि इंटरव्यू के समय में इस तरह के लोग बहुत वैल्यू रखते हैं। या जब आप जॉब ज्वाइन कर लेंगे और आपको कई तरह के और प्रेशर्स आएंगे या कई तरह की स्थितियां आप देखा करेंगे, तब अपने आप को स्थितियों के हिसाब से बदलने की जो कला आप सीखेंगी, आपको तब लगेगा कि ये बहुत अच्छी बात है। रिजिड होके मत बैठो कि नई नई सिचुएशंस चेंज नहीं हो सकती। अब मान लीजिए भगवान नहीं करे कोई थर्ड वेव आ जाए आपके एग्जाम होने से पहले, तो फिर आप कहेंगे कि अब तो बिल्कुल नहीं सिलेक्शन हो सकता। तो जो थर्ड वेव आपके लिए आई है वो सबके लिए आएगी, पूरे राजस्थान या पूरे इंडिया के लिए आएगी, लेकिन टचवुड भगवान नहीं करेगी ऐसे कोई वेव आए। मैंने केवल एक एग्जाम्पल दिया आपको। साथियों, हमारे साथ आज हमारे इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं श्री नवीन जैन सर। आप भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं और वर्तमान में राजस्थान सरकार में शासन सचिव हैं। सर, मैं हमारे सभी दर्शकों की तरफ से, श्रोताओं की तरफ से, युवाओं की तरफ से आपका आभार व्यक्त करना चाहती हूँ कि आपने हमें प्रेरणादायी कहानियों के माध्यम से जीवन में सकारात्मक बने रहने की और जी, मुझे भी बहुत अच्छा लगा कॉलेज एजुकेशन के इस कार्यक्रम से जुड़ के, और जब भी कॉलेज एजुकेशन डिपार्टमेंट में मैं रहा हूँ, तो जब भी विभाग मुझे इस प्रकार के सेशन के लिए याद रहेगा तो मैं उपलब्ध रहूंगा, मैं ये श्योर करना चाहता हूँ। तो इसीलिए मुझे बुलाने के लिए भी धन्यवाद, और सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले लोगों को मेरी तरफ से शुभकामनाएं। और इस कार्यक्रम ज्ञान सुधा की सफलता के लिए आने वाले समय में और अधिक स्पीकर्स को आप बुलाएं, इसको सफल इसके लिए भी मैं शुभकामनाएं देना चाहूंगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर।